एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूं। ये बताओ, जो सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। सिकल सेल एनीमिया कैसे करते, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता, मैं फटाफट बता देता हूँ। सिकल सेल एनीमिया में जो 6 नंबर का कोडॉन है ना, एमाइनो एसिड कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। मैं तो ऐसे याद करता हूं, मैं उल्टा याद करता हूं, तो मुझे सीधा याद होता है। मैं तुम्हारे तरह डीएनए से याद नहीं करता, मुझे याद है ग्लूटामिक एसिड। और यहां बेटा बन गया था वैलिन 6 नंबर पे। तो ग्लूटामिक एसिड को बनाने के लिए होता है जीएजी। बोले हाँ सर, ठीक है। अब जीएजी बनाना है तो बताओ 5 to 3 जो सेंस स्टैंड होगा, यानी कि कोडिंग स्टैंड होगा, सिमिलर, जी का जी, ए का ए, जी का जी, ये हो गया कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट कैसा होगा सर, टेम्पलेट नहीं आता आपको लिखना, इतना आसान है, जी का सी, ए का टी और जी का सी, हो गया। ये आपका हो गया डी। देखो उल्टा चले पहुंच गए। अरे तुम्हें मालूम ना 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड आना है, ग्लूटामिक एसिड जीएजी बनाएगा। और हमने अगर जीएजी, हमें आरएनए पता है, हमें एमआरएनए सीक्वेंस पता है, तो डीएनए तो हमें याद हो ही जाएगा। चलो हाँ, वैलिन बनाना, वैलिन कैसे बनाएंगे भाई, तो जीएजी की जगह बेटा तू चला जा जीयूजी। अब बताओ डीएनए कैसा बनेगा, 5 से 3 कैसा बनेगा बताओ तुम्हें। सर जीयूजी है ना, एमआरएनए गिवन है, तो सर हमें कुछ करना नहीं, छाप देना है। जी का जी छाप देंगे, और डीएनए में यू नहीं होता, टी, और जी की जगह जी, हो गया। टेम्पलेट कैसा बनेगा, 3 से 5 बताओ, जी का सी, टी का ए और जी का सी। तो बताओ यहां पर ध्यान से, क्या ये वाला एटी, ए रे भाई कलर चेंज हो जाए, एटी ये वाला क्या इससे रिप्लेस नहीं हुआ, टीए से, टीए से रिप्लेस हुआ। अरे कोडिंग स्टैंड को देखो ना, कोडिंग स्टैंड में ए था, यहां कौन आ गया, टी आ गया, एक बेस पेयर चेंज हुआ ना। तो मुझे बताओ सिकल सेल एनीमिया में क्या पॉइंट म्यूटेशन होता है, यस या नो में बताओ। एक पेयर एटी था, अब टीए आ गया, क्या एक बेस पेयर चेंज हुआ, तो क्या मैं पॉइंट म्यूटेशन कहूंगा, यस या नो में आंसर करो, यस या नो में आंसर कीजिए, हाँ सर। अब बताओ ये सब्स्टिट्यूशन है, डिलीशन है या एडिशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है या डिलीशन है, बोलो फटाफट। एक बेस पेयर चेंज हुआ, क्या ऐड हुआ, डिलीट हुआ, सब्स्टिट्यूशन, सर सब्स्टिट्यूशन है। चलो थर्ड बताओ, थर्ड मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूशन है, मुझे बताओ ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्सन है, अब पकड़ में आ जाओगे। ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्सन है, कोडिंग स्टैंड पे पहले ए था, अब कोडिंग पे टी आया, बोलो। एडेनिन प्यूरिन होता है और थाइमीन पिरिमिडीन होता है, बोलो। प्यूरिन के जगह पिरिमिडीन आया, ट्रांजिशन या ट्रांसवर्सन, बोलो सर। ट्रांसवर्सन, यानी सिकल सेल एनीमिया में हुआ ट्रांसवर्सन। चलो अब सर एक और पूछूं, कौन सा म्यूटेशन है, सेम सेंस, मिस सेंस, नॉन सेंस। सर एमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह ग्लूटामिक ही बनता, सेम सेंस। सर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन गया, मिस सेंस। सर नॉनसेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की जगह थोड़ी ना स्टॉप कोडॉन है, अरे स्टॉप कोडॉन आता तब तो कहते हैं ना नॉनसेंस। तो फिर से बोलो, सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ, पहला ऑप्शन पॉइंट म्यूटेशन करेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन वो भी करेक्ट है, ट्रांसवर्शन वो भी करेक्ट है, मिससेंस म्यूटेशन वो भी करेक्ट है, जेनेटिक मेंडेलियन डिसऑर्डर वो भी करेक्ट है। अरे एक जीन में ही तो चेंज हुआ ना, जेनेटिक डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर, वो भी करेक्ट है। अब बताओ कुछ नया चीज सीखा, अब फटाफट बताओ, अब क्लियर है, कुछ नया चीज सीखा। इसलिए एग्जाम में सिकल सेल एनीमिया देके ही आंसर नहीं कर देना है, सर ये आंसर हो गया गलत ना, 100% गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जा सकता है, सी जा सकता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब भी बायो पढ़िए चारों ऑप्शन को देखिए, चारों ऑप्शन को देखिए ना तो गड़बड़ होना तय है। चलो अब हम लोग पॉइंट म्यूटेशन से निकले, पॉइंट म्यूटेशन से निकले, और अब हम लोग आ जाए लैक ओपेरॉन पे, लैक ओपेरॉन पे, ठीक है, लैक ओपेरॉन पे ध्यान से देखिए। ओपेरॉन होता क्या है पहले बताइए, ओपेरॉन होता क्या है, तो कुछ सभी बच्चों को बता रखा है, यहाँ ऐसे को तो बच्चे नहीं, 5 मिनट में रिपीट करता हूं, 5 मिनट में रिवीजन, क्वेश्चन तो बताओगे। ओपेरॉन क्या होता है सर, क्लस्टर ऑफ जीन। ओपेरॉन क्या होता है सर, क्लस्टर ऑफ जीन। तो डायरेक्टली नीट के पेपर में क्वेश्चन आएगा, ओपेरॉन क्या है, क्लस्टर ऑफ जीन, जिसमें कौन कौन से जीन होंगे, स्ट्रक्चरल जीन होगा, ऑपरेटर जीन होंगे, प्रमोटर जीन होगा, रेगुलेटरी जीन होंगे। ये शायद कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था
ओपेरॉन इज इक्विवेलेंट टू, बोलेगा स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड सम रेगुलेटरी जीन। सम रेगुलेट यानी एक से ज्यादा हो सकते। पहली बार साइंटिस्ट ने ढूंढा लैक ओपेरॉन को, तो एनसीईआरटी में क्या है, एक बच्ची ने R7 से पूछा भी तो था, ये है प्रोटोटाइप, ये सबसे पहला मॉडल है जिसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया, ढूंढा, फर्स्ट मॉडल है। ओपेरॉन कई तरह के हैं लेकिन फर्स्ट मॉडल लैक ओपेरॉन था। किसने ढूंढा, साइंटिस्ट का नाम बताइए, किसने ढूंढा। एनसीईआरटी में 2 साइंटिस्ट का नाम मेंशन है, बताइए। लैक ओपेरॉन वाज डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट या ओपेरॉन मॉडल वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट जिन्हें उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। आंसर करो, आंसर कीजिए सर। जैकब एंड मोनेट, जैकब एंड मोनेट, करेक्ट, दे गॉट द नोबेल प्राइज। ठीक है, क्या प्रोकैरियोट्स में एक ही ओपेरॉन होते हैं, यस या नो में बताइए, क्या एक ही ओपेरॉन होते हैं? बोले नहीं सर, अरे बहुत सारे ओपेरॉन होते हैं, आपको नहीं मालूम। यहां पास ट्रिप्टोफान तोड़ने के लिए एक अलग ओपेरॉन है, ट्रिप्टोपेरॉन। हिस्टिडीन एमाइनो एसिड बनाने के लिए हिस्टोपेरॉन। यहां पास अरेबिनोज शुगर तोड़ना है, एरापेरॉन। कई सारे ओपेरॉन है, कई सारे ओपेरॉन है। आपने लैक ओपेरॉन केवल हमें डिटेल में पढ़ना है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये नीट में आया था, कंट्रोवर्शियल। यूकैरियोट्स में हमारे अंदर में ओपेरॉन मॉडल नहीं होता, गांठ बांध लेना, हमारे अंदर में ओपेरॉन मॉडल नहीं होता। हमारे अंदर में डेविडसन बैटरी मॉडल है, नहीं है आपके सिलेबस में, मत पढ़िएगा। डेविडसन बैटरी मॉडल उल्टा सीधा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, नहीं है हमारे सिलेबस में। बस याद रखिएगा, हमारे अंदर में ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये नीट में क्वेश्चन आया था, बच्चों ने लग दिया प्रो और यू दोनों, केवल प्रोकैरियोट्स में। चलिए बताइए, लैक ओपेरॉन में लैक का मीनिंग क्या है? बच्चों वाला चुन्नू सा क्वेश्चन, बोलिए लैक ओपेरॉन में लैक का मीनिंग क्या है? बोले सर यह क्या कोई क्वेश्चन है क्या? लैक्टोज, आंसर इज द लैक्टोज। चलिए बताइए, यहां बताइए 3 स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से? लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से? नाम लिख करके बताइए, 3 स्ट्रक्चरल जीन का नाम बताइए। सर बहुत आसान सा है, ZYA, ZYA। कुछ बच्चा तुक्का वाला बैठता है, उसको कुछ नहीं मालूम, ZYA कैसे होगा? पहले A आता है, फिर Y आएगा, फिर Z आएगा, लास्ट में Z टिका दिया ना। तो ये सब तुक्का नहीं मारना चाहिए। ठीक है, अब बताओ यहां पर कौन होगा? यहां पर क्या है सर? यहां पर ऑपरेटर है, यहां प्रमोटर है, और यहां सर रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन है लैक आई रेगुलेटरी जीन। अब मुझे बताओ, ध्यान से मुझे बताओ, जेड वाला जीन कौन सा एंजाइम बनाएगा? जेड जीन कौन सा एंजाइम बनेगा बताओ तो? जेड जीन कौन सा एंजाइम बनेगा? सर बीटा गैलेक्टोसिडेज। वाई कौन सा बनाएगा? वाई कौन सा बनाएगा? परमिएस। वाई कौन सा बनेगा? परमिएस। ए कौन सा बनेगा? ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। मैंने कल डीडीयू वाले बैच में बताया था, तुम्हें रिपीट कर दे रहा हूं। एलएन के बुकलेट में क्वेश्चन मिलेगा, वाई जीन पे हमने नॉनसेंस म्यूटेशन करा दिया, नॉनसेंस म्यूटेशन करा दिया, वाई जीन पे नॉनसेंस म्यूटेशन करा दिया, खराब कर दिया। तो बताइए कौन सा एंजाइम केवल बनेगा? आंसर करो तुम। अगर मैंने वाई जीन पे नॉनसेंस म्यूटेशन करा दिया, खराब कर दिया, ले बेटा वहीं पे स्टॉप हो जा। तो ए तो बनने की बात ही नहीं है, ए तो बनने की बात ही नहीं है, वाई भी नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने कहां कराया? मिड में कराया, स्टार्ट में कराया, एंड में कराया, लिखा नहीं क्वेश्चन में। यानी केवल सर जेड वाला तो आरएनए बनेगा ना, और आरएनए से प्रोटीन बन जाएंगे, तो केवल बनेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, केवल बनेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज ना। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। चलिए अब बताओ, लैक ओपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन और बोथ? आंसर करो, आंसर करो। नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन और बोथ? आंसर एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, लाइन को पढ़िए। तुम अरे भाई साहब क्या तुम लोग पढ़ते हैं भाई? हाँ, एनसीईआरटी में क्या लिखा है लैक ओपेरॉन के लास्ट में? अरे चिन्नी से 1 पेज का है, वो भी गलत पढ़ते हो तुम लोग। लैक ओपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट पॉजिटिव रेगुलेशन इज बियॉन्ड योर स्कोप लेवल। दोनों तरह का रेगुलेशन है। नेगेटिव वाला आपके एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में मेंशन है, पॉजिटिव वाला मेंशन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी रेगुलेशन के कंट्रोल में होता है, पॉजिटिव भी कंट्रोल में होता है। ठीक है, इसमें एक चीज, दोनों होंगे, दोनों होंगे। अब बताओ ध्यान से,
पहले ओपेरॉन क्या था, ऑफ था, बंद था, तुमने डाला लैक्टोज, सिस्टम ऑन हो गया। तो लैक्टोज को क्या कहेंगे, कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, तुम बच्चा घर में बैठे हुए हो, मजे मार रहे हो, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे फोटो डाल रहे हो, जैसे ही पापा आए ऑफ, हाँ पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पहले तुम्हारी पढ़ाई ऑफ थी, पापा आए, पढ़ाई ऑन हो गई। पापा इज द इंड्यूसर, पापा इज द इंड्यूसर। पहले लैक्टोज है ही नहीं था, तो तोड़ के करता क्या, अरे लैक्टोज था ही नहीं तो काहे का तोड़ता, तो सिस्टम था ऑफ, लैक्टोज डाला, ऑन हुआ, तो लैक्टोज इज द इंड्यूसर, लैक्टोज इज द इंड्यूसर, इसलिए इंड्यूसेबल ओपेरॉन, इसलिए इंड्यूसेबल ओपेरॉन। ठीक है, याद रखिएगा। एक ट्रिप्टोफैन आपके सिलेबस में नहीं है, एक लाइन में क्लियर करके आगे बढ़ते। बैक्टीरिया के अंदर में ट्रिप्टोफान नहीं है, तुमने बाहर से डाला ही नहीं, ये देखो ट्रिप्टोफान नहीं डाला। बैक्टीरिया को लाइफ चलाने के लिए ट्रिप्टोफान चाहिए, बोले अरे ट्रिप्टोफान आ ही नहीं रहा है, चलो खुद से बना लेते। मेरे पास में ट्रिप्टोफैन है, ऐसे जीन से जो ट्रिप्टोफान बनाते, तो बनाने स्टार्ट कर दिया। तो ट्रिप्टोफान मजे में बन रहा है, बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफान मजे से बन रहा है। अचानक से तुमने ट्रिप्टोफान डाल दिया, बैक्टीरिया बोलेगा अरे फ्री फोकट कहाँ रहे ट्रिप्टोफान, बंद करे ओपेरॉन को, बंद करे ओपेरॉन को। यानी कि पहले सिस्टम ऑन था, ट्रिप्टोफान बन रहे थे, तुमने बाहर से ट्रिप्टोफान डाल दिया, ले बेटा भूल गए थे कल डालना, आज डाल देता हूं। जैसे ही तुमने ट्रिप्टोफान डाला, बैक्टीरिया बोले ओपेरॉन बंद करो, एनर्जी फ्री फोकट कर रहा है तो क्यों एनर्जी वेस्ट करे, ऑफ हो गया। इसे कहेंगे रिप्रेसेबल ओपेरॉन, इसे कहेंगे रिप्रेसेबल ओपेरॉन। यानी रात में तुम पढ़ाई कर रहे थे 2 बजे 3 बजे तक ना, पढ़ रहे बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, मम्मी आई, अरे पागल हो जाएगी रे भाई, 3 बजे तक कोई पढ़ाई करता क्या, तो जैसे ही मम्मी आई तुमने पढ़ाई करना बंद कर दिया। पहले पढ़ाई कर रहे थे, ऑन थे, मम्मी को देखा ऑफ कर दिया, तो मम्मी इज द क्या है, ये ओपेरॉन कौन हो गया, रिप्रेसेबल ओपेरॉन, रिप्रेसेबल ओपेरॉन। और पापा वाला कॉन्सेप्ट इंड्यूसेबल ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन। बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, ये कौन, किसे किसे ये एग्जांपल समझ में आ गया, किसे किसे ये एग्जांपल समझ में आ गया। बाकी स्मार्ट बच्चे हो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर यहां पर एक वर्ड समझ में नहीं आया, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है, ये तो समझ में आ गया सर, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर एक जगह लिखा है ना, हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी गलत लिखा है क्या, बता दो तो। बीटा गैलेक्टोसाइड, सर ये बीटा गैलेक्टोसाइड गलत लिखा है क्या। बीटा गैलेक्टोसाइड एक्चुअली में लैक्टोज का ही नाम है, बीटा गैलेक्टोसाइड एक्चुअली में लैक्टोज का ही नाम है। तो एनसीईआरटी ये कहता है कि जब लैक्टोज एब्सेंट था, ओपेरॉन ऑफ था, लेकिन लैक्टोज डाला, बीटा गैलेक्टोसाइड डाला, सिस्टम ऑन हो गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी ने गलत वर्ड लिखा है, नहीं, एनसीईआरटी कभी गलत नहीं लिख सकता। चलो ठीक है, अब हम लोग जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स पढ़े। देखो ध्यान से, तुम्हारे अंदर में ये ब्रेन का सेल है, ये ब्रेन का सेल है, इसके अंदर में बच्चा, इसके अंदर में इंसुलिन जीन है। तुम्हारे ब्रेन सेल में भी इंसुलिन जीन होगा, हाँ सर होगा, एकदम होगा। हमारे हर सेल में सारे जीन होंगे, सब जीन होंगे हर सेल में, लेकिन कहीं ऑन है कहीं ऑफ है, कहीं ऑन है कहीं ऑफ है। तो तुम्हारा ब्रेन सेल है और ये इंसुलिन जीन है। बोले सर इस इंसुलिन जीन की जरूरत तो नहीं है ना सर, नहीं है, ब्रेन सेल को इंसुलिन जीन की जरूरत नहीं है, क्यों हार्मोन बनाएगा, वो तो पैंक्रियास बनाना है। तो सर ऑफ करके रखो ना, फिर ऑफ कर दो ना फिर। बोले हाँ कैसे ऑफ करोगे, एनसीईआरटी पढ़िए, 4 तरीके। पहला तरीका कि आप क्या करो, ट्रांसक्रिप्शन होने ही ना दो, डीएनए से आरएनए बनने ही ना दो। एचएनआरएनए बनेगा ही नहीं तो एमआरएनए बनेंगे ही नहीं, प्रोटीन बनेगा ही नहीं, हार्मोन बनेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी पहले ही लेवल पे स्टॉप कर दो, हे बेटा ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। अरे एचएनआरएनए बनेगा नहीं, एमआरएनए बनेंगे नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं, हार्मोन बनेंगे नहीं, ब्रेन के अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा क्योंकि जीन ऑफ हो गया। दूसरा सर एचएनआरएनए का गलती से बन गया तो इसमें क्या करो, एचएनआरएनए गलती से अगर बन गया तो बेटा कैपिंग मत करो, स्प्लाइसिंग मत करो, टेलिंग मत करो, मैचुरेशन ना होने दो, प्रोसेसिंग ना होने दो। अगर प्रोसेस होगा ही नहीं, इंट्रॉन हटेंगे नहीं, कैपिंग होगा ही नहीं, अगर बाहर गया डिग्रेड हो जाएगा। तो सेकंड प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दूसरा क्या है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है वहीं पे ब्लॉकेज कीजिए। बोले सर फिर भी मान लो सर यहां भी हो गया और ये, तो बाहर मत निकलने दो। अरे बेटा बाहर मत निकलने दो एमआरएनए को, न्यूक्लियस से बाहर ही ना जाने दो। कोई गाइड करता होगा बाहर जाने के लिए, गाइड ही मत करो जाने के लिए। सर बाहर भी निकल गया तो वहां राइबोसोम से जुड़ने मत दो, ट्रांसलेशन ही ना होने दो, तो प्रोटीन बनेगा नहीं, इंसुलिन हार्मोन बनेंगे नहीं। तो एनसीईआरटी में ये 4 वर्ड आपको दिखेगा, जहां पास अब जीन रेगुलेशन वर्ड पढ़िएगा, लैक ऑफ से ऊपर दिख जाएगा। फिर से बोल दे रहा हूं, सिंपल, मैंने तुम्हें क्लासरूम में शायद सिखाया होगा। कोई बच्चा है उसको डॉक्टर बनना ही नहीं है, कोई उसे डॉक्टर बनना ही नहीं। पहला तरीका पढ़ाई मत करो, पढ़ाई मत करो, फेल हो जाएगा, डॉक्टर नहीं बनोगे। दूसरा, नहीं सर जबरदस्ती मुझे हॉस्टल में भेज दिया गया, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, तो फॉर्म ही मत भरो। फॉर्म भरोगे नहीं, नीट का एग्जाम दोगे ही नहीं, खत्म। तो नहीं सर घर वाले फॉर्म भर दिए, तो तीसरा तरीका है एग्जाम ही मत दो, एग्जाम ही मत दो। ना एग्जाम दोगे, ना नीट क्वालिफाई करोगे, ना डॉक्टर बनोगे। नहीं सर घर वाला जबरदस्ती एग्जाम हॉल पे ले गया, तो बेटा वहां जाकर के ओएमआर में आंख बंद करके एबीसीडी टिका देना, तुक्का मार देना 180 में 180, क्वेश्चन पेपर उधर रखना, इधर तुक्का मार देना, 100% है, तुक्का में होगा नहीं सिलेक्शन, तो डॉक्टर बनेगा नहीं। तो जिस तरह से यहां मैंने 4 बताया, उसी तरह से यूकैरियोट्स में जीन को ऑन या ऑफ करना है तो 4 तरीके। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िएगा। कुछ ऐसे जीन है जो तुम्हारे इम्ब्रियो में काम करते हैं, इम्ब्रियो में काम करता है, इम्ब्रियो में वो जीन फंक्शनल है, लेकिन एडल्ट में काम नहीं कर रहा। इम्ब्रियो में अलग फंक्शन करना था, एक्स नाम का जीन फंक्शन कर रहा है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है अब हमें, अब मुझे नहीं जरूरत है भाई, तो जीन ऑफ हो जा। तो यही जीन ऑन और ऑफ की कहानी है, इसको बहुत माइन्यूटली एनसीईआरटी से पढ़िएगा। और एनसीईआरटी में लिखा है जो प्रोकैरियोट्स है, जीन एक्सप्रेशन को मेनली रेगुलेट किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। अगर आपके पास एनसीईआरटी है देखिएगा, प्रोकैरियोट्स में मेनली ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यूकैरियोट्स में मेनली ट्रांसक्रिप्शन लेवल, लेकिन इसके अलावा प्रोसेसिंग लेवल, आरएनए जो बाहर जा रहा है उस लेवल पे, ट्रांसलेशन लेवल पे। ये देख लीजिएगा, ये सब बच्चा पढ़ता नहीं है और शुरू वाले पढ़ के खुश है, शुरू वाले पार्ट को पढ़ के खुश है, क्वेश्चन आ रहा है इधर से फंस जाते हैं ना। तो मैं हमेशा कहता हूं लैब ओपरऑल अच्छे से कीजिएगा। चलिए अब मुझे बताइए ध्यान से, फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग कौन है? फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग कौन है? फटाफट बताओ तो, हु इज द फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग? मेरा नाम मत लिख देना, क्योंकि मैंने फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाया है। तो मेरा एलेक जेफरी, आंसर इज एलेक जेफरी। चलो ठीक है, अब बताओ फादर ऑफ इंडियन फिंगरप्रिंटिंग इंडिया में किसने लाया? आंसर करके आइएगा लालजी सिंह, आंसर इज द लालजी सिंह ना, मेनली लालजी सिंह को आंसर करिएगा। ठीक है, अब फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक में 2 प्रॉब्लम, तो एक पे जो है ना, जो बकवास पॉलीमॉर्फिज्म वाला लिखा है वो समझ में नहीं आता। ये मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम्हारे अंदर में म्यूटेशन हुआ, एक सोमैटिक म्यूटेशन हुआ, लीवर में हो गया, और एक बेटा तुम्हारे ओवरी में हुआ, ठीक है, ओवरी में हुआ म्यूटेशन, एक लीवर में हुआ, तो कौन सा म्यूटेशन अगले जनरेशन में माइग्रेट करेगा? बताओ तो, जर्मिनल म्यूटेशन माइग्रेट करेगा या सोमैटिक म्यूटेशन? बोलो फटाफट। Which mutation will migrate from one generation to another generation? Answer germinal mutation. अरे भाई तुम गए, यूवी रेस तुम्हारे ऊपर आया, तुम्हारे अंदर म्यूटेशन हो गया, स्किन कैंसर हो गया, अरे तेरे बेटे को थोड़ी होगा। इसलिए आदमी लोग पूछता है सर म्यूटेशन कैंसर किसी को हो गया तो उसके बेटे को होगा। अरे थोड़ा सोचो, थोड़ा सा दिमाग का दरवाजा खोलो। तुम गए, यूवी रेस तुम पे गिरा, एक्स रेस तुम पे गिरा, सिगरेट तुमने पिया, केमिकल तुम्हारे ऊपर आए, तुम्हारा सोमैटिक सेल खराब हुआ, कैंसर सेल बन गए ना। तुम्हारे बेटे में कैसे जाएगा? अरे तुम्हारे बेटे में जाने के लिए म्यूटेशन कहां होना चाहिए था? ओवरी में। कहां होना चाहिए था? टेस्टिस में। टेस्टिस में अगर म्यूटेशन हुआ, जर्मिनल सेल में हुआ, तो क्या होगा? स्पर्म खराब बनेंगे, म्यूटेटेड बनेगा, ओवम खराब बनेंगे, तो अगले जनरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब ये मुझे बताइए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने साल का प्रोजेक्ट था? HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने साल में कंप्लीट किया गया? आंसर अच्छे से ध्यान से दीजिएगा, मैंने वीडियोस में बताया। गलत है, किसी ने सही आंसर अभी तक नहीं दिया। 13 मैंने मना किया था,
मैंने 13 मना किया, यानी तुम लोगों ने वीडियो देखा नहीं। ऑलमोस्ट 13 ईयर मैंने बोला था, याद करो 13 साल में कंप्लीट हुआ था, लेकिन क्रोमोसोम 1 3 साल के लिए मई 2006 में उसे कंप्लीट किया गया, तो इसलिए ज्यादा बेटर आंसर है ऑलमोस्ट 13 ईयर। 1990 से 2003 में सब कुछ हो गया कंप्लीट, क्रोमोसोम 1 फंस गया था। चलिए ठीक है, अब बताइए ध्यान से, एचजीपी में हाँ सबसे बड़ा जीन कौन है? चलो कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं, सबसे बड़ा जीन कौन? ऑलमोस्ट नहीं तो 13 ईयर कर दो, अगर ऑलमोस्ट एनसीईआरटी में नहीं है 13 चलेगा, 13 इज अ करेक्ट आंसर। डिस्ट्रॉफी चलो ठीक है, ठीक है। सबसे छोटा जीन कौन है? एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने तुम्हें बताया होगा सब। ए वाई, व्हाट इज अ वाई? वाई तो क्रोमोसोम है। SRY जीन, SRY जीन, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये डिस्ट्रोफिन जीन जो सबसे बड़ा है ना, वो एक्स क्रोमोसोम पे है, और इसी जीन के खराबी से तुम्हें होता है डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ना, इसी जीन की खराबी से होता है डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो एक्स लिंक डिजीज है। डू नॉट कंफ्यूज विद मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी तो आपका है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज ना, ऑटोसोमल। मायोटोनिक क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है? मुझे भी याद नहीं आ रहा। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव या डोमिनेंट? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो एनसीईआरटी में गिवन है डोमिनेंट है, हाँ तो डोमिनेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो करेक्ट। चलो ये बताओ, ठीक है, ध्यान से ये बताओ, ध्यान से। एसएनपी वर्ड सुना है, तो मेरा डीएनए और तुम्हारा डीएनए मैच कराया जाए, एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस मिलेगा, उसी को एसएनपी कहेंगे। ऐसे कितने लोकस है, कितने साइट है एसएनपी वाले? याद है 1.4 मिलियन साइट, 1.4 मिलियन साइट, जहां मेरा डीएनए तुम्हारे डीएनए से डिफर करेगा। चलो ठीक है, अब बताओ हमारे डीएनए का मोर देन 98% पार्ट फंक्शनल है, करेक्ट या इनकरेक्ट? हमारे डीएनए का मोर देन 98% पार्ट फंक्शनल है, करेक्ट या इनकरेक्ट? आंसर इनकरेक्ट। नॉन फंक्शनल है, नॉन कोडिंग है, प्रोटीन नहीं बना सकता। और उसका मैक्सिमम पोर्शन क्या है? उसका मैक्सिमम पोर्शन क्या है? रिपीटेटिव डीएनए। उसका मैक्सिमम पोर्शन कौन है? रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है अनीशा सर, बेटा और बच्चा का डीएनए सेम होता है, लेकिन हाउ पैटर्निटी टेस्ट इज डन? पैटर्निटी टेस्ट मैंने बहुत अच्छे से फिंगरप्रिंटिंग में बताया होगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया ये चीज को, अभी नहीं बता सकता, थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए। अब बताओ फिंगरप्रिंटिंग स्टेप याद रखिएगा, एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं 2 मिनट में। सबसे पहले आप डीएनए को कलेक्ट कीजिए, डीएनए का अमाउंट अगर कम है पीसीआर से एम्पलीफाई कर दीजिए। अब इस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटिए, इसके हजारों टुकड़े बन जाएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कीजिए, साइज के बेसिस पे अलग हो जाएंगे, लेकिन हमें डीएनए चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर में कुछ अल्कलाइन सॉल्यूशन डाल देंगे, जिससे डीएनए डीनेचर हो जाएगा, सारे डीएनए अब सिंगल स्टैंडर्ड होंगे। लेकिन जेल बड़ा फ्रेजाइल है, आसानी से टूट जाता है, इसलिए जेल के सारे डीएनए को एक पेपर पे, नायलॉन पेपर या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे, जिसे ब्लॉटिंग कहेंगे। सबसे पहली बार थियोडर सॉदर्न नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए उनके नाम पे सॉदर्न ब्लॉट कहेंगे। अब क्या करेंगे, ब्लॉटिंग हो गया, सॉदर्न ब्लॉटिंग हो गया, अब हम लोग प्रोब बनाएंगे। प्रोब का, अब कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, प्रोब क्या है? आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसका? वीएनटीआर का, ठीक है, और उसके अंदर रेडियो लेबल्ड होंगे। तो प्रोब का डिफिनीशन, आर्टिफिशियल फ्यू ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होगा, 10 20 30 न्यूक्लियोटाइड के होंगे, रेडियो लेबल्ड होगा और कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बायोटेक में जब यूज करेंगे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहां जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा वीएनटीआर है, तो हमने वीएनटीआर का क्या बना दिया? प्रोब बना दिया। अब क्या करेंगे, हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी में रेज इमिट होगा, एक्सरे प्लेट पे एक इमेज बनेगा, इसी इमेज को हम देख करके डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेप याद रखिएगा, ब्लॉटिंग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सदर्न ब्लॉट डीएनए के लिए, नदर्न ब्लॉट आरएनए के लिए,
वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए, ईस्टर्न ब्लॉट होता नहीं है, फैट वेट मत कर दीजिएगा, ईस्टर्न ब्लॉट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यही है बच्चा। तो मेरे में से आप लोग कीजिए, थोड़ा और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी को और अच्छे से पढ़िए। एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, एक बी फॉर्म ऑफ डीएनए, उसके अंदर में 10 टर्न, ध्यान से सुनना, 10 टर्न है बी फॉर्म ऑफ डीएनए। क्वेश्चन पेपर में कुछ ना लिखा रहे तो मान के चलना वो डीएनए बी फॉर्म, क्वेश्चन पेपर में कुछ ना लिखा रहे तो मान के चलना बी फॉर्म ऑफ डीएनए, क्योंकि वाटसन एंड क्रिक ने इसी डीएनए को डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड नहीं मॉडल दिया था। अब उसमें 10 टर्न्स है, एडेनिन का नंबर है 32। क्या आप गुआनिन का नंबर बता सकते हैं? क्या गुआनिन का नंबर आप बता सकते हो? कैसे बनाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं बोलता हूं, एक टर्न में होते हैं 10 बेस पेयर, एक टर्न में है बच्चा 10 बेस पेयर, आपको तो मालूम है। यहां पर कितने टर्न है? आराम से देखिए, 10 टर्न, यानी कि एक टर्न में 10 बेस पेयर है, यानी 20 न्यूक्लियोटाइड। तो 10 टर्न में कितने हो जाएंगे? 200 न्यूक्लियोटाइड्स। 200 न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन अगर 32 है तो थाइमीन भी 32 होगा, तो कितने हो गए ये? 64 हो गए। तो अब बताओ 200 में 64 इन लोग दोनों हो गए, तो बचा कितना? 200 माइनस 64 कर दीजिए, जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, गुआनिन और साइटोसिन का नंबर निकल जाएगा। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, एक टर्न में 10 बेस पेयर, एक पेयर मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड, यानी एक टर्न में 20 न्यूक्लियोटाइड हो गया। 10 टर्न दिया है, हो सकता है क्वेश्चन में 5 टर्न पूछे, क्वेश्चन में 8 टर्न पूछे, कोई टेंशन नहीं, जितना टर्न इंटू 20 कीजिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आ गए। एडेनिन का नंबर पता है, 4 का रूल ले जाइए, थाइमिन पता चल जाएगा, 200 में से माइनस किया, गुआनिन और साइटोसिन का नंबर निकल जाएगा। बोलो समझ में आ गया? फटाफट हैंड रेस करो, ये न्यूमेरिकल आता है, हैंड रेस कीजिए, बन जाएंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स। हाँ बन जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और अपने मन से अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ ना लिखा है, केवल डीएनए लिखा है, 2 बातें आपको मान के चलना है, वो बी फॉर्म है, और सेकंड मान के चलना वो डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि एक्सेप्शन हम काउंट नहीं करते, हम जनरल पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन में सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, हम मान के चलेंगे वो डबल स्टैंडर्ड है और वो बी फॉर्म, और मान के चलेंगे वो लीनियर, मान के चलेंगे वो लीनियर। हाँ, अब पूछा जाएगा तुम्हारे अंदर डीएनए कैसे, तुम्हारे अंदर डीएनए कैसे? तो आपको मालूम है कि सेल के अंदर में जो डीएनए है वो लीनियर ही होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है उनके अंदर में सर्कुलर शेप का होता है। तो थोड़ा शेप भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा डीएनए कैसे, सर्कुलर भी होता है, लीनियर भी होता है, कहां का पूछा गया ये मैटर करेगा, कहां का पूछा गया ये मैटर करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में गलत नहीं करना। चलो ये बताओ, यूकैरियोट्स में डीएनए पे नेगेटिव चार्ज कौन सा प्रोटीन चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन? बोलो फटाफट। पैकेजिंग के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए? हिस्टोन, नॉन हिस्टोन या बोथ? हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और बोथ? बोलो फटाफट। यही गलती करते हो तुम लोग, बोथ। अरे मैंने क्लासरूम में कितने अच्छे से बताया है, हिस्टोन भी चाहिए इनिशियल लेवल ऑफ पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम बनाने में, और नॉन हिस्टोन भी चाहिए हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग के लिए। हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग के लिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, इनिशियल लेवल हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन विच एमाइनो एसिड? आंसर बोलो। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, बोलो, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन विच एमाइनो एसिड? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? गिव मी 2 example of basic amino acid. Give me 2 example of basic amino acid. Lysine and arginine. Lysine and arginine. ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ, मुझे बताना ध्यान से, ये न्यूक्लियोसोम का फिगर बनाया, ये ऑक्टामर है, ये स्टोन ऑक्टामर ए पार्ट। ध्यान से, यहां पास आपने डीएनए बनाया, डीएनए का कितना टर्न होगा? कितना टर्न होगा? बोलो फटाफट आंसर करो, कितना टर्न होगा? न्यूक्लियोसोम पे डीएनए का कितना टर्न होता है? याद करो, एक कंप्लीट एंड 3/4 टर्न। ठीक, अब बताओ, हाउ मेनी बेस पेयर प्रेजेंट इन द ईच न्यूक्लियोसोम? हाउ मेनी बेस पेयर प्रेजेंट इन द ईच न्यूक्लियोसोम? आंसर करो। आंसर 200 बेस पेयर। आंसर 200 बेस पेयर। ईच न्यूक्लियोसोम 3 पार्ट, H1 हिस्टोन जो क्लिप करने में, जोड़ने में रखेगा, इधर ही से जाएगा, वहां से निकलेगा तो जोड़ के रखेगा।
ये येलो वाला ऑक्टोमर, ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, और ये वाला डीएनए। ये बताओ हिस्टोन ऑक्टामर में कौन सा हिस्टोन एब्सेंट होगा? हिस्टोन ऑक्टामर में कौन सा हिस्टोन एब्सेंट होगा? आंसर सिंपल है, H1। नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम्हारे अंदर में हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम इज प्रेजेंट? हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम? हाउ मेनी, आपके अंदर में जो डीएनए है डिप्लॉयड है, पूछ देता हूं, डिप्लॉयड है, 2n है, तो कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? तो बोलिएगा सर आसान है, 6.6 इंटू 10 पे पावर 9 बेस पेयर टोटल है, और 2 बेस पेयर 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम बनाता है, बस डिवाइड कर देंगे तो सर कितना आ जाएगा? 3.3 इंटू 10 पे पावर 7 बेस पेयर, 10 पे पावर 7 बेस पेयर। नीट का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी में स्टेटमेंट मेंशन है। चलो लास्ट बताओ, लास्ट बताओ ध्यान से, ये बताओ ह्यूमन आरबीसी में हैप्लॉइड कंडीशन में, हैप्लॉइड कंडीशन में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? कितने न्यूक्लियोसोम होंगे बोलो? आंसर 0, आंसर 0। फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले जाएंगे तो वहां ब्लड मिला तो ब्लड में कौन सा सेल लेंगे? न्यूट्रोफिल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स? हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले जब डीएनए को कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो डब्ल्यूबीसी लेंगे, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन चिन्ह से आते हैं, और ये सब में गड़बड़ नहीं करना। ये चैप्टर पे थोड़ा सा काम कीजिए, ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा तो बायोटेक 100% पकड़ में रहेगा। एक दिन बायोटेक का दोनों चैप्टर का इसी तरह से रिवीजन कर लेंगे, 100+ क्वेश्चन मैं पूछते जाऊंगा, तुम आंसर करते जाना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है। तो चलो बताओ आज किसने किसने एंजॉय किया, फटाफट बोलो। ठीक है, तो मेरे से ये बेस्ट तरीका है, ये चीजों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। बार बार एक ही चीज रिपीट होगा, याद होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं 10 क्वेश्चन एक बार फटाफट पूछता हूं, फिर एंड कर दूंगा। 10 क्वेश्चन रैंडम मैं पूछता हूं, फिर मैं एंड कर दूंगा। ठीक है, ये बताइए किस कॉर्नबर्ग एंजाइम किसे कहते हैं? कॉर्नबर्ग एंजाइम किसे कहते हैं? बोलिए, कॉर्नबर्ग एंजाइम किसे कहते हैं? फटाफट बोलो। Which enzyme is known as Kornberg enzyme? Answer is the DNA polymerase 1। ये बताइए टीआरएनए का 2D शेप में कैसा फिगर बनेगा? टीआरएनए का 2D शेप में कैसा फिगर बनेगा? बताइए 2D में, 2 डायमेंशनल फॉर्म में कैसा होगा? आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोवर लीफ शेप, क्लोवर लीफ शेप। 3D में बताइए, 3D में बताइए। आंसर इन्वर्टेड एल शेप, आंसर इन्वर्टेड एल शेप, या केवल एल शेप भी चलेगा ना। टीआरएनए को हम लोग अडेप्टर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए को हम लोग अडेप्टर आरएनए कहते हैं। तो टीआरएनए का थोड़ा देख लेना, कोई सी बच्चे ने बोला तो मैंने वीडियो बनाया यार, मैंने पूरा बनाया, देख लीजिएगा, टीआरएनए पे पूरा मैंने वीडियोस बनाए। चलो अब मैं ध्यान से बताना, ठीक है? ये बताओ ध्यान से, हु इज नोन एज फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग? हु इज नोन एज फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग? फटाफट 10 क्वेश्चन खत्म। हु इज नोन एज फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग? आंसर एलेक जेफरी, करेक्ट आंसर इज द एलेक जेफरी। ठीक है, आंसर इज द। अच्छा ये बताओ, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने के लिए डीएनए सीक्वेंसिंग किया था, तो वहां पे एक साइंटिस्ट का मेथड को अडॉप्ट किया था, एक डॉक्टर साहब थे जिसे 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। तो बताइए किस साइंटिस्ट के हमने टेक्निक को यूज किया था डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए? आंसर बहुत ही आसान है, आंसर बहुत ही आसान है, डॉक्टर सेंगर्स का टेक्निक को हमने यूज किया था डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए। ये नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए ठीक है, तो यानी कि लगभग तुम्हारी तैयारी ठीक ठाक है, फिर भी इसे अच्छे से पढ़िए। चलो ठीक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई, अगले क्लास में मिलेंगे तो देखते हैं अगला तुम्हारा टेस्ट में कौन सा टॉपिक आ रहा है, हम लोग उसी पे एक बार क्विज कर ले। और बाकी बचा इकोलॉजी का मैं रोजाना वीडियोस डाल रहा हूँ डिटेल। थोड़ा टाइम लगेगा उसे, ऐसे भी इकोलॉजी कहानी है, कहानी सुनते जाओ, उसका टेंशन मत। बाकी काम अब टेस्ट वाले, क्विज वाले पे ज्यादा कीजिए। तो ऐसे अगर हमने
सारे लगभग बॉटनी के 4-5 जूलॉजी का चैप्टर मैं करा दिया, तो लगभग तुम्हें सब चीज याद हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर बार एक क्विज सेक्शन 1 घंटे का लूं, 100-150 क्वेश्चन पूछूं, तुम आंसर करते जाओ। चलिए ठीक है, बाय बाय।